बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के जो है क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं यहाँ पर बहुविकल्पी विकल्प वाले प्रश्न, यानी कि बहुविकल्प का मतलब होता है एक से अधिक विकल्प, यानी एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज जो है इस चैनल पर मिलेगी, जो है यहाँ पर सारे एमसीक्यूज मिलेंगे, चैप्टर वाइज मिलेंगे। ठीक है, तो एक वन चैप्टर के ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और इसके जो है एमसीक्यूज लेकर आया हूँ। उसके बाद मैं सेकंड चैप्टर के लाऊंगा, थर्ड चैप्टर के, इस प्रकार से जो है सभी चैप्टर के मिल जाएंगे। तो ये क्लास 11th का है, और यानी 11th का नहीं 12th का है, और मैं 11th का भी यहाँ पर करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि एमसीक्यूज क्या हैं। फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू हैं, तो चलिए देखते हैं निम्न में से कौन सा आय के चक्रीय प्रवाह का एक चरण है। यानी इनमें से बताना है आपको कि आय के चक्रीय प्रवाह का चरण क्या है। तो फर्स्ट चैप्टर ही है आपका चक्रीय प्रवाह, यानी क्या है आय का चक्रीय प्रवाह। यहाँ पर क्या है, तो ये चैप्टर है आपका, और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है निम्नलिखित में से जो है निम्न में से आय के चक्रीय प्रवाह का चरण बताना है। तो कौन सा आय के चक्रीय प्रवाह का चरण है? सृजन चरण होता है, वितरण चरण होता है और व्यय का चरण होता है। तो आपने ये जो तीनों ही पढ़े थे, पहले बनाया जाता है, उसके बाद वितरण किया जाता है और उसके बाद व्यय का चरण आता है। यानी किसी वस्तु को सबसे पहले बनाया जाएगा, बनाने के बाद उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाएगा। जब वो दूसरे लोगों तक पहुंच जाएगी तो उससे खर्च करके, यानी जैसे कि दुकान तक पहुंच गई तो दुकान में जो है उपभोक्ता उसे खर्च करके क्या करेगा, खर्च करने के बाद उसका उपभोग करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर जो होगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका निम्न में से कौन सा प्रवाह जो होता है प्रवाह चरण का एक उदाहरण नहीं है। आपको देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से जो है पूरा पढ़ना है। अगर आप पूरा नहीं पढ़ते तो कभी कभी क्या होता है, नहीं छूट जाता है और आपको लगता है कि यहाँ पर बताना है कौन सा उदाहरण है, तो यहाँ पर लिखा है नहीं। तो आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। उसके बाद देखिए वर्ष में जन्मे बच्चों की संख्या, यानी निम्न में से कौन सा प्रवाह चरण का उदाहरण नहीं है, प्रवाह चरण। ठीक है, राष्ट्रीय संपत्ति या फिर आपका होगा राष्ट्रीय आय या फिर वर्ष में उत्पादित गेहूं। ठीक है, प्रवाह चरण का उदाहरण नहीं है। तो वर्ष में जन्मे बच्चों की संख्या, देखिए बच्चों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, यानी जन्मित होते रहते हैं। हर वर्ष में क्या है, कुछ ना कुछ बच्चे जो है जन्म लेते हैं, इस तरह से होते हैं। अब आता है यहाँ पर जो प्रवाह चरण होता है, इसका मतलब है कि आपका प्रवाह नहीं होगा, यानी प्रवाह चरण नहीं है। यहाँ पर प्रवाह होगा मतलब अगली बार जो है हर साल जो है बच्चों की संख्या चेंज होगी, बदलती रहेगी। और राष्ट्रीय आय, देखिए राष्ट्रीय आय आती रहती है, हमेशा प्रवाह होता रहता है, यानी राष्ट्रीय आय फिक्स नहीं होती है। ठीक है, यानी प्रवाह चरण का ऐसा उदाहरण आपको ढूंढना है जो कि फिक्स है। अब यहाँ पर देखिए वर्ष में उत्पादित गेहूं, ये उत्पादन भी गेहूं का होता रहता है और बदलता रहता है। अब आता है राष्ट्रीय संपत्ति, यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय संपत्ति में हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो आंसर सही आंसर हो जाएगा इसका बी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। अगर आपको स्लो लग रहा है तो यहाँ पर मैं थोड़ा तेज करा लेता हूँ, क्योंकि अभी हम बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करने हैं, जो कि यहाँ पर क्लास 12th और 11th के भी करने हैं, माइक्रो मैक्रो दोनों बुक्स के करने हैं, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टर्म के आपके एग्जाम आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये पूरी प्रिपरेशन करनी है। एमसीक्यू मुझे पता है यहाँ पर आपके 30 नंबर के कम से कम आने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि एमसीक्यू काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा नंबर। तो देखिए निम्न में से थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो है साधन आय नहीं कहलाता। तो कौन सा साधन आय नहीं है? यहाँ पर किराया, मजदूरी, विदेशों से उपहार या लाभ। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर विदेशों से उपहार आपको मिलेगा। तो ये साधन आय नहीं है। साधन आय वह आय होती है जो कि साधन के माध्यम से प्राप्त होती है। जैसे कि आप किसी साधन का यूज करते हैं, जैसे कि किराया, आपको किराया मिला, तो किराया कैसे मिला? आप एक घर किराए पर देंगे तभी आपको किराया मिलेगा। तो मतलब घर क्या है आपका, एक साधन है। तो साधन से जब आय मिलेगी तो उसे कहेंगे हम साधन आय। लेकिन यहाँ पर जब साधन से आय नहीं मिलेगी तो कैसे? विदेशों से उपहार, ये तो एक गिफ्ट की तरह है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ये साधन आय का उदाहरण जो है नहीं है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में सम्मिलित है, कौन सी होती है? परिवार फर्म होता है, परिवार सरकार होती है, फर्म विदेशी क्षेत्र होता है, या फर्म या सरकार होती है। तो यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा था द्वितीय क्षेत्र यानी द्वि अर्थव्यवस्था क्षेत्र पढ़ा था, त्रि अर्थव्यवस्था क्षेत्र पढ़ा था। तो यहाँ पर सबसे पहले यही पढ़ा था हमने, परिवार और फर्म के बीच देखा था द्वि अर्थव्यवस्था क्षेत्र को। ठीक है, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में ये आ जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, आपका आंसर हो गया फर्स्ट नंबर ए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टॉक चर को एक ऐसे चर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे, स्टॉक चर को कैसे रूप में परिभाषित किया जाता है? जिसे क्या कर सकते हैं, एक समायोजित यानी एक समय अवधि में मापा जा सकता है। स्टॉक चर देखिए, स्टॉक चर एक समय अवधि में मापा जा सकता है, एक विशेष बिंदु समय अवधि में मापा जा सकता है, क्या मापा नहीं जा सकता, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो स्टॉक चर होता है उससे जो है विशेष समय बिंदु में जो है उसे मापा जाता है। क्या करते हैं? विशेष समय बिंदु में उसे मापा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। हानि को निम्न रूप से वर्गीकृत किया जाता है। हानि को किस में वर्गीकृत किया जाता है? स्टॉक चर में किया जाता है, या तो ए या तो बी यानी प्रवाह चर में किया जाता है, या तो ए और या बी नहीं यानी दोनों नहीं है, इसमें से कौन सा होगा? यानी हानि को निम्न चर में परिवर्तित किया, वर्गीकृत किया जाता है। हानि हुई है तो किसमें हुई है? तो देखिए अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको हानि हो सकती है, लगातार हानि हो सकती है। मान लीजिए एक वर्ष में हानि हुई, उसके बाद अगले वर्ष भी हानि हो सकती है। तो यहाँ पर जो हानि होती है वो कभी स्थिर नहीं होती है, और जो चीज स्थिर नहीं होती है वो प्रवाह चर में आ जाती है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये प्रवाह, आपका नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 7 वास्तविक प्रवाह को निम्न प्रकार से भी जाना जाता है। वास्तविक प्रवाह को कौन से प्रकार से जाना जाता है? नाम का प्रवाह होता है, भौतिक प्रवाह होता है, मौद्रिक प्रवाह होता है, दोनों ए या बी। तो यहाँ पर जो होता है वो भौतिक प्रवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम यहाँ पर 8 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सा जो है उपभोग क्षेत्र है? उपभोग क्षेत्र आपको बताना है। यहाँ पर उपभोग क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कौन सा है? सबसे पहले परिवार आता है, फर्म आता है, विदेश आता है और सरकार आती है। तो आप बताइए कौन उपभोग करता था? परिवार के लोग क्या करते? उपभोग करते। तो आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद आता है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 9, मौद्रिक प्रवाह में डैश का विनिमय होता है। मौद्रिक प्रवाह में किसका विनिमय होता है? डैश का विनिमय होता है। तो मौद्रिक प्रवाह में किसका विनिमय होगा? देखिए यहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होगा, या मुद्रा का विनिमय होगा, प्रवाह का, या उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो आप साफ बता सकते हैं यहाँ पर कि मौद्रिक प्रवाह है तो सीधी सी बात है भाई मुद्रा का ही प्रवाह होगा। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, वास्तविक प्रवाह के साधन और सेवाओं का प्रवाह, यानी वास्तविक प्रवाह में साधन सेवाओं का प्रवाह डैश से डैश क्षेत्र को होता है। जब वास्तविक प्रवाह होता है, जो कि हमने पढ़ा था वास्तविक प्रवाह क्या होता है, ठीक है, मौद्रिक प्रवाह क्या होता है, तो किस प्रकार से इनकी हमने परिभाषा भी पढ़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ा था, यहाँ पर हमने यहाँ पर जो पढ़ा था वो था कि परिवार से फर्म की ओर होता है, या फिर परिवार से जो है फर्म से परिवार की ओर होता है, या फर्म से सरकार की ओर होता है। ठीक है, या सरकार से यहाँ पर जो है परिवार से सरकार की ओर होता है। तो मतलब वास्तविक प्रवाह में साधन सेवाओं का प्रवाह परिवार से हमेशा क्या होता है, फर्म की ओर होता है। मतलब वास्तविक प्रवाह जब भी होगा ना, तो यहाँ पर जो है साधन सेवाओं का जो प्रवाह होगा वो कहाँ से होगा, परिवार से फर्म की ओर होगा। मतलब परिवार क्या करेगा, यहाँ पर साधन सेवाएं उपलब्ध करवाएगा, उसके बाद यहाँ पर साधन सेवाएं उपलब्ध कराएगा, फर्म को कराएगा। तो यहाँ पर जो सेवाओं का प्रवाह होगा वो होगा परिवार से फर्म की तरफ होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। एक बंद अर्थव्यवस्था में डैश को सम्मिलित किया जाता है। एक बंद अर्थव्यवस्था में किसको सम्मिलित किया जाता है, परिवार को किया जाता है, फर्म को किया जाता है, सरकार को किया जाता है, या विदेश को किया जाता है। एक बंद अर्थव्यवस्था में जो है यहाँ पर देखिए सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसी तरह से आप जो है इसका ध्यान रखें, नहीं कभी कभी लगा देते हैं और यहाँ पर हम देखते नहीं हैं और गलतियां हो जाती हैं। तो ये इसलिए हमें इससे बच के रहना है, उसके पूरा पढ़ना है ध्यान से। एक बंद अर्थव्यवस्था में डैश को सम्मिलित नहीं किया जाता।
तो यहाँ पर किसको सम्मिलित नहीं करेंगे एक बंद अर्थव्यवस्था में? तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि एक देश के अंदर जो भी अर्थव्यवस्थाएं, आर्थिक सौदे होते हैं, जो भी लेन देन होते हैं, वो एक देश के अंदर ही होते हैं। अगर वो दूसरे देश के अंदर जाएंगे तो वो बंद अर्थव्यवस्था से बाहर हो जाएंगे, वो बंद अर्थव्यवस्था नहीं कहलाएंगे। तो परिवार क्या होगा? एक देश में होता है, फर्म एक देश में होती है, सरकार भी एक देश की ही होती है, लेकिन विदेशी क्षेत्र यहाँ पर कहाँ से आ गया? तो अगर विदेशी क्षेत्र है तो ये हमारा डिफरेंस हो गया, मतलब ये अलग हो गया, तो इसका मतलब ये इसका जो है बंद अर्थव्यवस्था में नहीं आएगा। तो ये हम लिख सकते हैं एक बंद अर्थव्यवस्था में विदेशी क्षेत्र को सम्मिलित नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा प्रवाह नहीं है? तो प्रवाह बताना है आपको कौन सा नहीं है। आय, देखिए आय एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, निवेश और मूल्यह्रास, ये तीनों ही प्रवाह हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये आएगा पूंजी जो है प्रवाह नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं फटाफट। निम्न में से कौन सा यहाँ पर स्टॉक है, सॉरी यहाँ पर जो है निम्न में से कौन सा स्टॉक है आपको बताना है, कौन सा यहाँ पर स्टॉक है? संपत्ति स्टॉक है, बचत स्टॉक है, निर्यात स्टॉक है, या लाभ आपका यहाँ पर स्टॉक है? तो आप देखिए स्टॉक का मतलब क्या होता है। स्टॉक आपने सुना होगा कि आपके पास इतनी चीजें इकट्ठी, जैसे कि आप मान लीजिए एक स्टोर है और स्टोर में आपने बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर ली, तो वो क्या है आपका स्टॉक बन गया, यानी वो क्या है आपका फिक्स सामान बन गया। तो फिक्स सामान जो होता है यानी जिसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो वो क्या है आपकी संपत्ति है। तो संपत्ति आपकी फिक्स होगी। मान लीजिए घर है, कार है, गाड़ी है, तो मतलब इस तरह से जो संपत्ति है आपकी वो फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। और लेकिन बचत यहाँ पर कम ज्यादा होती है, निर्यात हो जाता है ज्यादा कम, और लाभ भी ज्यादा कम हो जाता है। तो यहाँ पर स्टॉक क्या है, एक बिंदु पर है, समय बिंदु पर जो है निश्चित मात्रा है संपत्ति की। तो यहाँ पर संपत्ति यहाँ पर आंसर हो जाएगा, नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर निम्न में से कौन सा चित्र वास्तविक प्रवाह को प्रदर्शित करता है? वास्तविक प्रवाह को कौन सा चित्र प्रदर्शित करेगा? यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से। वास्तविक प्रवाह सबसे पहले देखिए, परिवार से उपभोग, यानी परिवार से कहाँ जाएगा, उपभोग पर, और उपभोग व्यय होगा, फिर फर्म आएगा, फिर यहाँ पर वस्तु सेवाएं आएंगी, ये होगा। या फिर हमें देखना वास्तविक प्रवाह, वास्तविक प्रवाह हमने क्या पढ़ा था, परिवार से हम फर्म की ओर जाते हैं। तो परिवार क्या करता है, वस्तुएं और सेवाएं देता है? बिल्कुल नहीं देता। मतलब परिवार वस्तुएं और सेवाएं कहां से दे देगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर परिवार वस्तुएं सेवाएं दे ही नहीं सकता, वस्तुएं और सेवाएं नहीं दे सकती, क्योंकि यहाँ पर जो सेवाएं और वस्तुएं देने का काम होता है वो फर्म का होता है। तो ये आपका गलत हो गया। यहाँ पर देखिए परिवार उपभोग व्यय कर सकता है, उसके बाद जो है फर्म यहाँ पर आ जाएगी, उपभोग व्यय करेगा, उसके बाद फर्म क्या करेगी, वस्तु सेवाएं देगी। तो यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ पर जो है उपभोग व्यय तो करेगा, लेकिन यहाँ पर फर्म क्या करेगी, फर्म के लिए उपभोग व्यय कैसे करेगा? तो यहाँ पर जो है असली जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, ये वाला भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर आपका आंसर तो वैसे सी है, लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं संसाधन सेवाएं। तो संसाधन की सेवाएं आएंगी, उसके बाद देखिए यहाँ पर आता है फर्म के पास, यानी परिवार संसाधन देगा, उसके बाद फर्म आएगी। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर संसाधन का भुगतान फर्म क्या करेगी, संसाधन का भुगतान नहीं करेगी, वो करेगी वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान। तो आपका जो आंसर होगा वो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 15। निम्न चित्र क्या प्रदर्शित करता है, यानी आपको बताना है कि क्या प्रदर्शित करेगा। उपभोग, सबसे पहले परिवार है, उपभोग व्यय कर रहा है, यानी परिवार ने क्या किया, वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए उपभोग पर व्यय कर दिया। उसके बाद उपभोग पर व्यय करने के बाद यहाँ पर इसने जो है फर्म के पास आ गया पैसा, और फर्म के पास आएगा तो संसाधन का भुगतान करेगी। तो यहाँ पर संसाधन का क्या करेगी, भुगतान करेगी। तो ये वाला जो हो गया यहाँ पर मौद्रिक प्रवाह कहलाता है। दो ही प्रवाह होते हैं, हमने देखा था, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह आपका ये वाला हो गया कि उपभोक्ता जो है परिवार से संसाधन सेवाएं देगा फर्म को, और यहाँ उसके बदले में वो कुछ वस्तुएं और सेवाएं फिर खरीदेगा, पैसे लेगा और वस्तुएं सेवाएं खरीदेगा। लेकिन यहाँ पर जो मौद्रिक प्रवाह में अब यहाँ पर मुद्रा की बात करनी है। मुद्रा क्या होगा, सीधी सी बात है, परिवार जो है यहाँ पर आएगी, परिवार से क्या वस्तुएं और सेवाएं खरीद रहा है, मतलब परिवार जो है फर्म से क्या खरीदेगा, वस्तुएं खरीदेगा। तो यहाँ पर ये उपभोग पर व्यय करेगा,
और उसके बाद पैसा आएगा यहाँ पर फर्म के पास, और ये जो भी संसाधन परिवार से इसने लिए हैं अब उसके लिए फर्म यहाँ पैसा देगी। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा मौद्रिक प्रवाह का। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर आय के चक्रीय प्रवाह को सही प्रकार से जो है प्रदर्शित करने का चित्र है कौन सा। आय के चक्रीय प्रवाह को सही प्रकार से कौन सा चित्र जो है प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों को हमने देखना आय के चक्रीय प्रवाह। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर देखिए ये पढ़ा था संसाधन, यहाँ पर परिवार से हम शुरू करेंगे और यहाँ पर देखिए पहला हम देखते हैं, पहला है हमारा यहाँ पर उपभोग। परिवार ने उपभोग पर व्यय किया, फर्म आया, संसाधन का भुगतान किया, ये हो गया मौद्रिक प्रवाह। दूसरा हम चेक करते हैं, अगर दूसरा भी अगर सही है तो ये वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो हम दूसरा चेक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आता है संसाधन सेवाओं पर भुगतान करेगा परिवार, जैसा कि हमने पहले देखा था संसाधन सेवाओं पर भुगतान किया जाएगा ये रहा। तो यहाँ पर जो है ये संसाधन सेवाएं जो है परिवार क्या करेगा, सेवाएं देगा, संसाधन की सेवाएं इसको देगा फर्म को, और फर्म क्या करेगी यहाँ पर, फर्म यहाँ पर वस्तु और सेवाएं क्या करेगी, परिवार को देगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर दिख रहा है, संसाधन सेवाएं हैं बिल्कुल, ये भी संसाधन सेवाएं बिल्कुल भी अंतर नहीं है। यहाँ पर देखिए परिवार संसाधन सेवाएं फर्म को देगा और फर्म उसके बदले में वस्तुओं और सेवाएं देंगी, तो इसे वास्तविक प्रवाह कहते हैं। और जब परिवार जो है उपभोग पर व्यय करता है यानी खर्च करता है तो उससे क्या होगा, यहाँ पर फर्म के पास पैसा आता है, और फर्म के पास पैसा जब आता है तो वो संसाधन जो भी परिवार से लिए थे उसका वो भुगतान कर देता है। ठीक है, आई होप यहाँ पर समझ आ गया। तो यहाँ पर आंसर आपका यही वाला बिल्कुल सही आ जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो है, 17 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा जो है प्रवाह है। यहाँ पर प्रवाह किसे कहते हैं, तो यहाँ पर बैंकों में जमा प्रवाह होता है, पूंजी प्रवाह होता है, मूल्यह्रास होता है, ये संपत्ति होता है। तो देखिए बैंकों में जमाएं एक फिक्स जमाएं होती हैं, पूंजी यहाँ पर प्रवाह नहीं कहलाएगा। मूल्यह्रास और यहाँ पर संपत्ति की बात करें, संपत्ति बिल्कुल फिक्स है, तो प्रवाह हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है ये हो जाएगा मूल्यह्रास। मूल्यह्रास क्या होता है, जैसे कि कोई वस्तु होती है आपके पास, कोई भी मान लीजिए टेबल है, फर्नीचर है, कोई भी चीज है, और वो समय के साथ साथ क्या होती है उसमें जो है कमी आने लग जाती है, वो घिसने लग जाती है या फिर वो टूट फूट होने लग जाती है, तो उसका जो उसकी वैल्यू है वो कम होने लग जाती है, उसकी कीमत जो है धीरे धीरे गिरने लग जाती है, तो उसे कहते हैं हम मूल्यह्रास। ठीक है, निम्न में से कौन सा स्टॉक है, कौन सा जो है स्टॉक है, आपको बताना है कौन सा स्टॉक है इसमें से। तो यहाँ पर बचते स्टॉक है, स्थिर पूंजी का उपभोग स्टॉक है, उत्पादन स्टॉक है, या पूंजी स्टॉक है। तो यहाँ पर बचते हैं आपकी स्टॉक हो जाएंगी, आंसर हो गया। उसके बाद देखिए एक वस्तु विनिमय वाली एक अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रकों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और उत्पादन के साधनों का प्रवाह कहलाता है। मतलब वस्तु विनिमय वाली एक अर्थव्यवस्था है जिसमें कि विभिन्न क्षेत्रकों के बीच क्या हो रहा है, वस्तु और सेवाओं और उत्पादन संसाधनों का यानी उत्पादन के साधनों का प्रवाह किया जा रहा है। तो हम इसे क्या कहेंगे, चक्रीय प्रवाह कहेंगे, वास्तविक प्रवाह कहेंगे, या मौद्रिक प्रवाह, या पूंजीगत प्रवाह। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी, वास्तविक प्रवाह कहलाएगा। कैसे कहलाएगा, देखिए वस्तु और सेवाएं हो रही हैं और एक अर्थव्यवस्था में, और ये क्या कौन से क्षेत्र के बीच हो रही है, देखिए वस्तु और सेवाएं जो है उत्पादन और साधन का प्रवाह हो रहा है। जब भी वस्तु सेवा और उत्पादन साधनों का प्रवाह होता है तो हम उसे कहते हैं क्या, यहाँ पर वास्तविक प्रवाह कहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको जो है यहाँ पर काफी नॉलेज मिली होगी। तो इसी तरह हम बहुत सारे सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज क्वेश्चन करने वाले हैं, और साथ ही हम 1 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, देखिए एमसीक्यूज तो आते ही आते हैं, साथ में 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं, तो हम ये सारे क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो हम ये सीरीज जो है यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, हम सबसे पहले एक एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे, जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज करेंगे। उसके बाद हम करेंगे जो है 1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो कवर करेंगे, ताकि आपकी जो बेस्ट प्रिपरेशन हो जाए, यानी अच्छे से आप जो है तैयारी कर पाएं। तो आपके 30 नंबर यहाँ पर जो है कम से कम आप 30 में से 20 या 25 नंबर लेकर आ पाएं, इस तरह से हम तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।